हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी एंड अदर सोर्सेज से ली गई न्यूज़ को होलिस्टिकली एनालाइज किया जाएगा आपके प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू को ध्यान में रखते हुए। कल वीडियो नहीं आ पाई क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। आज भी तबीयत ख़राब है पर कल से बेटर है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। ये इससे रिलेटेड वैल्यू एडिशन की पीडीएफ जो होगी मैं टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूँगी और उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आपको जाना है वहाँ पे, ज्वाइन करना है डेली करंट अफेयर की पीडीएफ्स के लिए। स्टार्ट करते हैं मोटिवेशनल कोट से। यू गेट व्हाट यू वर्क फॉर, नॉट व्हाट यू विश फॉर। यानी कि आप सिर्फ विश करते रहेंगे, फुलफ़िल नहीं होगा। आप उसके लिए वर्क करेंगे, फिर फुलफ़िल होगा वो। ठीक है, सिर्फ विश करने से, सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता, उसके लिए काम करना पड़ता है। मैं महिमा मिश्रा प्रेजेंट करती हूँ आज का इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस। मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब, थोड़ी सी स्लो हो सकती है, ठीक है। आप ईयरफोन लगा के सुनेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इंडेक्स देखेंगे क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है अबाउट गवर्नर की पावर, कि गवर्नर जो विदहेल्ड कर रहे मतलब कर रहे हैं बिल्स को, स्टेट लेजिस्लेचर के बिल को, वो कब तक कर सकते हैं। ठीक है, एक कोई अभी टाइम पीरियड तो स्पेसिफाई नहीं किया गया है, बट ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि वो हमेशा के लिए तो विदहेल्ड नहीं कर सकते, उन्हें रिकन्सिडरेशन देने के लिए, रिकन्सिडर करने के लिए बिल को भेजना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की पहली वुमेन जज जिनकी मृत्यु हो गई, देहांत हुआ, देखेंगे कौन है ये। आपके यूपी पीसीएस आरओ एआरओ एग्ज़ाम जो आ रहा है अभी, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है और ये आप जीएस पेपर 4 में भी यूज़ कर सकते हैं। घोल फिश, ये गुजरात की स्टेट फिश डेजिग्नेट किया गया है। थोड़ा सा वन लाइनर करंट अफेयर के लिए इम्पॉर्टेंट है। लोकटक लेक, ये प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, लोकटक लेक के कंजर्वेशन मेजर्स जो लिए गए हैं, वो जो वैल्यू एडिशन है वो भी इम्पॉर्टेंट है। संगाई, केबल लामजाओ नेशनल पार्क एंड मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड, ये सारा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके प्रीलिम्स के लिए। आप कोई सा भी एग्ज़ाम दें, यूपीपीएससी, यूपीएससी से रिलेटेड, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देखते हैं पहले न्यूज़। गवर्नर कैंट कीप बिल पेंडिंग इनडेफिनेटली, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। ये सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहे हैं कि ये अनइलेक्टेड हेड है, हेड ऑफ द स्टेट है, यानी कि इनके पास कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स है। उन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि जो रूलिंग पार्टी का जो ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन पार्टीज़ वाली जो स्टेट है, उनकी ये शिकायत है, काफ़ी सारे स्टेट जैसे कि केरला हो गया, पंजाब, ठीक है, वेस्ट बंगाल से तो एक टसल रहता ही है गवर्नर और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के बीच। इनकी ये शिकायत है कि हम जो भी बिल्स दे रहे हैं ना, तो गवर्नर विदहेल्ड कर दे रहा है। ठीक है, अब बिल्स अगर विदहेल्ड किए जा रहे हैं, लेजिस्लेटिव प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो क्या होगा, लॉ नहीं बन पाएगा वो कंट्री के लिए, और ये कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसे हार्म करेगा। This power cannot be used to thwart the normal course of lawmaking by the state legislature. The Supreme Court ruled that governor cannot be at liberty to keep a bill pending indefinitely. यानी कि आपके पास बिल आया तो आप उसे हमेशा के लिए विदहेल्ड नहीं कर सकते, आपको एक्शन लेना होगा कुछ ना कुछ, और उसे रिकन्सिडर करने के लिए भेजना होगा। अगर आपको कुछ गलतियां लग रही हैं लॉ में, तो आप रिकन्सिडर करने के लिए भेजिए ना। ठीक है, हमेशा के लिए ये तो बिल्कुल पॉकेट वेटो टाइप हो गया कि हमेशा के लिए जेब में रख दिया गया बिल। राइट, ये थोड़ा नुकसान कर रहा है, ये फेडरलिज्म में और डेमोक्रेसी में एक 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 कॉन्फ्लिक्ट सा क्रिएट कर रहा है। सब्सटैंटिव पार्ट ऑफ आर्टिकल 200 एम्पावर्स द गवर्नर, ये वाला आर्टिकल आपको याद रखना है। आरओ एआरओ एग्जाम में सीधे सीधे आर्टिकल पूछ लिया जाता है कि आर्टिकल 200 किससे रिलेटेड है, और ये न्यूज़ में भी है काफ़ी। ठीक है, तो ये पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। In such an event, the governor must mandatorily follow the course of action
कम्युनिकेट करना होगा लेजिस्लेचर से कि हमने आपका बिल अभी क्यों रखा है अपने पास, क्या एक्शंस हम ले सकते हैं आगे, और आपको क्या जो गलतियां हैं बिल्स में या जो कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इनवैलिड आपको लग रहा है वो कम से कम कम्युनिकेट करिए स्टेट गवर्नमेंट के साथ, ठीक है, और रिकन्सिडरेशन के लिए भेजिए। ये रूलिंग इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि तमिलनाडु, केरला जैसे स्टेट्स भी इसी शिकायत को लेकर आजकल परेशान हैं। ठीक है, तमिलनाडु के 3-4 साल से गवर्नर जो हैं वो बिल्स को विदहेल्ड किए जा रहे हैं। ठीक है, अब ये हार्म करता है डेमोक्रेसी को, क्योंकि लेजिस्लेचर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है डेमोक्रेसी में। वहाँ पे लोगों की रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। अगर उनकी बात नहीं मानी जा रही है इसका मतलब लोगों की बात नहीं मानी जा रही है। द गवर्नर कैन नॉट बी एट लिबर्टी, यानी कि हमेशा के लिए नहीं रख सकते। ये कॉन्ट्रैरी होगा टू द फंडामेंटल। ये वाला जो मैं जितना भी हाईलाइट करती हूँ ना वो आपके मेंस और इंटरव्यू के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट का टसल काफ़ी सालों से न्यूज़ में है, क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इससे। ठीक है, उसमें आप ये बोलेंगे कि ये जो विदहेल्ड कर रहे हैं गवर्नर बिल्स को, ये कॉन्ट्रेरी है टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन अ पार्लियामेंट्री पैटर्न ऑफ गवर्नेंस। ऐसे आपको बोलना है, ऐसे आप लाइंस बोलेंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि बंदा स्टेबल है, वो डिप्लोमेटिकली आपको वहाँ पे आंसर देना है। ठीक है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को सर्वोपरि रखते हुए। गवर्नर एक सिंबॉलिक हेड है, हेड ऑफ द स्टेट है। ठीक है, परफॉर्म्ड इज वाइटल टू safeguard federalism which has been held as a basic structure of the constitution। केशवानंद भारती केस के बाद बेसिक स्ट्रक्चर को लाया गया। उसमें कहा गया कि जो लेजिस्लेचर्स है वो सब कुछ अमेंड करें बट बेसिक स्ट्रक्चर को टच ना करें। जो बेसिक ढांचा है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसे जो बेसिक वैल्यूज़ हैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर में सेकुलरिज्म, फेडरलिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इसे हार्म नहीं करना है। और फेडरलिज्म ये भी इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन। कि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो उसमें प्रीलिम्स का भी देखें, मेंस का भी और इंटरव्यू का भी। ठीक है, फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेसी बोथ पार्ट्स ऑफ अ बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि ये दोनों बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। इनमें से अगर कोई एक भी डाइल्यूट होता है यानी कि ख़राब होता है तो दूसरा पेरिल हो जाएगा, यानी कि दूसरे के लिए ये नुकसानदेह होगा। ठीक है, एक बैलेंस बना के हमें चलना है फेडरलिज्म में और डेमोक्रेसी में, ताकि दोनों फुलफिल हो सके। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट्स फर्स्ट वुमेन जज, एन आइकन ऑफ एम्पावरमेंट। इनका नाम इम्पॉर्टेंट है वन लाइनर करंट अफेयर के लिए। ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज है। ठीक है, इनका अपॉइंटमेंट हुआ था 1989 में एज अ फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नाम याद रखना है, जस्टिस फातिमा बीवी, जस्टिस फातिमा बीवी। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके जीएस पेपर 4 के लिए। आप वुमेन एम्पावरमेंट दिखाएंगे या कैसे वुमेन आगे बढ़ रही है ग्लास सीलिंग को तोड़ते हुए। ठीक है, ग्लास सीलिंग एक वो इनविजिबल लेयर ऑफ ग्लास होती है जो दिखती नहीं है, बट वो ऑब्स्ट्रक्ट करती है वुमेन की डेवलपमेंट को, वुमेन के प्रमोशन को ऑब्स्ट्रक्ट करती है, सिर्फ इस बेसिस पे कि वो एक वुमेन है। ठीक है, उसे ग्लास सीलिंग कहते हैं। ये आपके जीएस पेपर 1 और सोशियोलॉजी का भी कॉन्सेप्ट है ये वर्ड। An icon of gender justice, she also served as a governor of Tamil Nadu and member of National Human Rights Commission। ये चीज़ आपको दिखानी है कि कैसे वो एक मुस्लिम फैमिली से होते हुए, क्योंकि जीएस पेपर 4 में एग्जाम्पल्स लगते हैं। ठीक है, लीडर्स के एग्जाम्पल्स लगते हैं, एक ग्रेट पर्सनालिटीज़ के एग्जाम्पल्स लगते हैं
ठीक है, आप उसके लिए ये वाला एग्जाम्पल रखेंगे। मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हुए इतने सारे उनके भाई बहन थे, फिर भी उन्होंने एजुकेशन में आगे बढ़ाया गया उन्हें, और इन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया। पहले लॉ किया इन्होंने, उसके बाद एडवोकेट बनी, उसके बाद जज बनी हाई कोर्ट की, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की। यानी कि आप देख रहे हैं कैसे कैसे धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही है। ये चीज़ आपको नोट करनी है, इन्होंने ग्लास सीलिंग को ब्रेक किया है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट देखेंगे गोल्ड फिश। ये ब्लैक स्पॉटेड क्रॉकर, इसे डिक्लेयर कर दिया गया है स्टेट फिश ऑफ गुजरात। ये भी जो अभी यूपीपीएससी का आर ओ आ रहा है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये कल के न्यूज़पेपर में था, ठीक है। कल वीडियो नहीं आ पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। द ब्लैक स्पॉटेड क्रॉकर और द गोल्ड फिश, इसे फिशरमैन की लॉटरी भी कहा जाता है क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव फ़िश होती है। ठीक है, इसे डिक्लेयर कर दिया गया है गुजरात की स्टेट फ़िश। इसका साइंटिफिक नेम आपको याद रखना है अगर वन लाइनर करंट अफेयर के प्रिपेयर कर रहे हैं तो। प्रोटोनेबिया डियासेंथस, इसकी इकोनॉमिक वैल्यू भी है, काफ़ी यूनिकनेस भी है। यूनिकनेस मतलब इसका मेडिसिनल पर्पस भी है, मेडिसिनल यूज़ भी होता है इसका काफ़ी। ये कहाँ पाई जाती है? पर्शियन गल्फ टू द पैसिफिक ओशन। ठीक है, पर्शियन गल्फ से पैसिफिक ओशन तक पाई जाती है। द डिक्लेरेशन विल एनेबल गुजरात टू बी पार्ट ऑफ इट्स कंजर्वेशन एफर्ट। अब गुजरात गवर्नमेंट ने अगर इसे स्टेट फिश घोषित कर दिया है तो अब इसके कंजर्वेशन पे भी ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, इसे बचाया जाएगा। लेक प्रोजेक्ट थ्रेट टू संगाई, यहाँ पे देखेंगे मणिपुर गवर्नमेंट हैज़ एक्सप्रेस्ड इट्स रिजर्वेशन टू द सेंटर ओवर अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक मॉडर्नाइजेशन प्लांट। ये एक प्लांट मतलब एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक मॉडर्नाइजेशन प्लांट की बात हो रही है वहाँ पे मणिपुर में। तो मणिपुर की गवर्नमेंट ने स्टेट को सेंटर को बोला है कि हमारे जो संगाई डियर है, यहाँ के जो लोकटक लेक है, उससे नुकसान पहुँच सकता है। इन द स्टेट्स फेमस लोकटक लेक सेइंग इट कुड बी डेट्रीमेंटल, यानी कि थोड़ा नुकसानदेह हो सकता है, किसके लिए? संगाई डियर के लिए। इससे रिलेटेड अब वैल्यू एडिशन पढ़ना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कोर एरिया से क्वेश्चन नहीं पूछता है यूपीएससी प्रीलिम्स में। ठीक है, वो पेरिफेरल एरिया से पूछता है। लोकटक लेक ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट में, पहला फैक्ट ये याद रखना है। दूसरा फैक्ट ये मणिपुर में है। ठीक है, यहाँ पे फ्लोटिंग सर्कुलर स्वैम्स है जिसे फुमिडीज कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे फ्लोटिंग वेजिटेशन, ऐसे गोल गोल में ना वहाँ पे वेजिटेशन फ्लोट करती है। ये दुनिया का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। द स्वैम्प ऑलमोस्ट, ये बिल्कुल आइलैंड की तरह दिखता है। अरे मास ऑफ सॉइल, ऑर्गेनिक मैटर एंड वेजिटेशन। ये ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड है। यहाँ पर केबुल लामजाओ नेशनल पार्क भी है। और ये इसमें कौन से जानवर पाए जाते हैं? एंडेंजर्ड ब्रो एंटोल्ड डियर और संगाई कहते हैं इसे। ये मणिपुर का स्टेट एनिमल है। ठीक है, यहाँ पे अदर स्पीशीज जैसे कि बाकिंग डियर, सांबर एंड इंडियन फाइटोन भी मिलते हैं। लोकटक लेक को सबसे पहले वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस में डाला गया था। ठीक है, रामसार कन्वेंशन, रामसार एक ईरानियन सिटी है जिसमें वेटलैंड के कंजर्वेशन से एक एग्रीमेंट साइन किया गया था। ठीक है, फिर इसे मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में डाला गया। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड का मतलब होता है ये वेटलैंड्स की ही एक लिस्ट होती है। ठीक है, जिसमें कुछ इकोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं या चेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये यूपीएससी के प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन कि मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या है। उसमें बड़े बड़े चार स्टेटमेंट्स दे रखे थे। राइट था ये वाला।
ठीक है, वो एक वेटलैंड जो इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है जिसकी, और जहाँ पे कुछ चेंजेस आ रहे हैं या आने वाले हैं ह्यूमन एक्शंस के द्वारा, एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस के द्वारा, ठीक है, उसे मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में डाल दिया जाता है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इसकी केयर करनी पड़ेगी इस वेटलैंड रिसोर्स की। ये रामसार लिस्ट के तहत ये मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड को प्रिपेयर किया जाता है। 2 वेटलैंड्स है इंडिया की मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में, केवलादेव नेशनल पार्क ये राजस्थान में मिलेगा और लोकटक लेक मणिपुर में। ठीक है, अभी 2 वेटलैंड्स है इंडिया की, ये चीज़ याद रखनी है। चिल्का लेक को डाला गया था, उसके बाद कंजर्वेशन मीजर्स लेके चिल्का लेक इम्प्रूव हो गई और उसे मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड से हटा दिया गया। बात समझ आई? अगर इकोलॉजिकल उसे हार्म हो रहा है एंथ्रोपोजेनिक एक्शन से, जो वो तो लिस्ट में डाल दिया जाएगा। कंजर्वेशन मेजर से अगर उसकी स्थिति सुधर जाती है तो उसे वहाँ लिस्ट से हटा दिया जाएगा। ठीक है। इट इज़ द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड। कौन सा? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। कहाँ पाया जाता है? लोकटक लेक पे। ठीक है, यहाँ पे संगाई मिलते हैं, डांसिंग डियर ऑफ मणिपुरी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ये लास्ट नेचुरल हैबिटेट ऑफ संगाई। तो आज के लिए न्यूज़पेपर में था बस इतना ही। बाकी वहाँ पे न्यूज़पेपर में जितने भी एडिटोरियल थे वो उतने इम्पॉर्टेंट नहीं थे, क्योंकि मैं आपको पहले कवर करवा चुकी हूँ वो सारी चीज़ें, या स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे एंड पॉलिटिक्स से रिलेटेड थे। आप अगर सिलेबस के हिसाब से चलेंगे तो आप सही चीज़ें आप कवर कर पाएंगे सही टाइम पीरियड में। ठीक है, इसीलिए आपको सिलेबस के हिसाब से चलना होता है। आपको पॉलिटिक्स की न्यूज़, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो एडिटोरियल्स आ रहे हैं वो छोड़ देने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो होते हैं वो याद कर लेने हैं। ठीक है, अपने करंट अफेयर के लिए। तो ऐसे करना होता है आपको न्यूज़पेपर का एनालिसिस, कि आप एक चीज़ देखेंगे, आप एक न्यूज़ पढ़ेंगे, उसे आप देखेंगे कि अच्छा मेरे सिलेबस से रेलेवेंट है ये चीज़। ठीक है, अब उसमें देखेंगे कि अच्छा प्रीलिम्स में यूज़ हो सकता है, मेंस के जीएस पेपर्स में यूज़ हो सकता है, जैसे कि जीएस पेपर 2 में या 4 में यूज़ हो रहा है। ठीक है, फिर देखेंगे कि अच्छा इंटरव्यू से रिलेटेड अगर ये क्वेश्चन में पूछा गया तो क्या जवाब देना है या कैसे पर्सपेक्टिव बनाना है उस चीज़ के लिए, उस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ भी देखेंगे। तो मिलते हैं कल। मेरी आवाज़ ने जो भी गड़बड़ी की होगी उसके लिए माफ़ी है, वो उसके लिए माफ़ी दीजिएगा। ठीक है, लेक्चर से रिलेटेड जो वैल्यू एडिशन के पीडीएफ है एंड इसमें जो मैंने कटिंग्स यहाँ पे जो लगाई है जो इम्पोर्टेंट है वो मैं दे दूँगी टेलीग्राम चैनल पे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी, ज्वाइन करना है और आज के आज ही नोट कर लेना है। ठीक है, आप पीडीएफ खोलने नहीं बैठेंगे अपने रिवीजन के लिए, आप ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट लिखेंगे अपने नोट्स में, खुद के नोट्स पे रिलाई करना है। ठीक है, तो मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।